हम इंसान जो आज इतने सक्षम हैं कि आज हम अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। आज हम इंसानों ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं। हवाई जहाज, कंप्यूटर और महायुद्ध में प्रयोग होने वाला परमाणु हथियार, जिसका विध्वंसकारी परिणाम आप सबको पता होगा। पर क्या आपको पता है कि जिस धरती को आज हम अनजाने में ही सही इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे आज की स्थिति में आने में क्या क्या झेलना पड़ा। हमारी पृथ्वी, जिसमें हम इंसानों के अलावा 85 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से हमने केवल 15% प्रजातियों को ही खोजा है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी पृथ्वी हमेशा से ऐसी थी जैसी आज है? और अगर ऐसी नहीं थी तो ये प्रजातियां हमारी पृथ्वी पर कैसे आई? कैसे शुरू हुआ पृथ्वी पर जीवन? तो आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं धरती के जन्म के बारे में। इसे जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे चलना होगा। तो चलते हैं आज से लगभग 5 अरब साल पहले। आज से 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण हो जाने से एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया, जिसे आज हम सब सूर्य के नाम से जानते हैं। इस विस्फोट के कारण चारों ओर धूल के कण फैल गए और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। ये कण सूर्य के चारों ओर इतनी संख्या में थे कि इन्होंने सूर्य के चारों ओर एक वलय बना दिया था, वैसा ही वलय जैसा ग्रह शनि के चारों ओर है। लेकिन धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण ये धूल और चट्टान के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और ग्रहों का निर्माण होने लगा। इनमें से एक थी हमारी पृथ्वी। करोड़ों सालों तक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये धूल के कण और चट्टानों के टुकड़े आपस में जुड़ते रहे आज की पृथ्वी बनने के लिए। तरह पृथ्वी को अपनी गोलीय संरचना पाने में ही कई करोड़ सालों का सफर तय करना पड़ा। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी को गोलीय रूप तो मिल रहा था, लेकिन चट्टानों के आपस में टकराने से ये एक आग के दहकते गोले के रूप में तैयार हो रही थी। लगभग 4.54 अरब साल पहले धरती का तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर उस समय पृथ्वी पर कुछ था तो उगलता लावा, उबलती चट्टानें और खतरनाक जहरीली गैसें। साफ है कि ये समय जीवन के लिए तो बिल्कुल संभव नहीं था। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। 3.9 अरब साल पहले धरती अभी भी एक आग के गोले के रूप में दहक रही थी, लेकिन अब इसके साथ ही धरती पर उल्का पिंडों की लगातार बारिश भी हो रही थी। प्रतिदिन कई हजार उल्का पिंड पृथ्वी पर बरस रहे थे, लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला था। ये उल्का पिंड अपने साथ जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल लेकर आए, जिससे हमारी पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण हुआ। यह आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि उल्का पिंडों के अंदर छोटे क्रिस्टल से इतने विशाल समुद्रों का निर्माण कैसे हो सकता है? दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये उल्का 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 मिलियन सालों तक पृथ्वी पर गिरती रही, जिसके कारण पृथ्वी पर काफी पानी एकत्र हो गया। लेकिन केवल पानी ही जीवन को शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि यहाँ अब भी जहरीली गैसों का वास था। तो कैसे हुआ जीवन का आरंभ? समय बीतता गया और उल्का पिंडों की बारिश लगातार होती रही, लेकिन इस बार ये उल्का पिंड जमी बर्फ के क्रिस्टल ही नहीं, कुछ और भी साथ लेकर आए। इस बार ये उल्का अपने साथ खनिज और मिनरल्स लेकर आए, जिन्होंने अंतरिक्ष में समुद्र तक का सफर तय किया। और ये समुद्र में काफी नीचे लगभग 3000 किलोमीटर तक पहुंच गए और यहीं से शुरुआत हुई जीवन की। समुद्र में ही जन्म हुआ एक कोशिकी जीव का। ये तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि समुद्र में जीव का जन्म कैसे हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि समुद्र के पानी में केमिकल और मिनरल्स ने आपस में अभिक्रिया की और निर्माण हुआ इन एक कोशिकीय जीवों का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे और तेजी के साथ बढ़ने लगे। इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि ये आपस में मिलकर एक प्रकार की पत्थरों जैसी संरचना में बदल गए। इस तरह की एक चट्टान अपने आप में पूरी बैक्टीरिया की बस्ती थी। पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे आई? ये बैक्टीरिया रूपी चट्टान सूर्य के प्रकाश को भोजन में बदलने लगे। इसे हम प्रकाश संश्लेषण द्वारा समझ सकते हैं।
अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि पृथ्वी पर जीवन का इन बैक्टीरिया से क्या नाता है, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बैक्टीरिया आने वाले जीवन का आधार होने वाले थे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बैक्टीरिया ऑक्सीजन मुक्त करते थे, जो जीवन का प्रमुख स्रोत है, और बैक्टीरिया संख्या में बहुत हो चुके थे, तो इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में काफ़ी हो गई थी, आज के समय से भी अधिक, और 2 अरब साल तक ऑक्सीजन की मात्रा ऐसे ही बढ़ती रही। 2 बिलियन साल तक ऑक्सीजन गैस का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा। धरती के घूमने का समय भी कम होता रहा, दिन बड़े होने लगे। 1.5 बिलियन साल पहले दिन 16 घंटे के होने लगे थे। कई मिलियन साल बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बट गई। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ गई और एक बहुत विशाल द्वीप तैयार हुआ। लगभग 400 मिलियन साल के समय में धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ, जिसका नाम था रोडिनिया। तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे के हो चुके थे। धरती के हालात मंगल ग्रह की तरह थे। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसे धरती की सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया, और यह शक्ति थी ताप, जो कि धरती के नीचे पिघले हुए लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमजोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतहें एक दूसरे से दूर होती चली गई, जिससे 2 महाद्वीप बने, साइबेरिया और गोंडवाना। शुरू हुआ हिमयुग। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी तक जारी था। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा अकेले नहीं निकलता था, वो अपने साथ लाता था गैसें और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल बादल बनाने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मिलकर अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होने लगी। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोखना शुरू कर दिया, जिससे वातावरण ठंडा होना शुरू हो गया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजारों सालों में तापमान घट गया और घटकर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, और शुरू हुआ एक विशाल हिमयुग यानी आइस एज। इस काल में धरती को बर्फ की गेंद स्नोबॉल भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती ही नहीं थी और ऊपर से ही परावर्तित रिफ्लेक्ट हो जाती थी, जिसके कारण तापमान बढ़ ही नहीं पाता था। बर्फ और बढ़ती चली गई। इस स्थिति में जीवन की संभावना दूर दूर तक नहीं की जा सकती थी। धरती पर जीवन के लिए जरूरी था बर्फ का पिघलना, लेकिन बर्फ पिघलता कैसे? बर्फ पानी में कैसे बदली? धरती का केंद्र अभी भी गर्म था, ज्वालामुखियों का फटना भी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु अब कोई ऐसा स्रोत भी नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे, लेकिन एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोखकर बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया। अब तक दिन भी बढ़कर 22 घंटों के हो गए थे। किस कारण हुआ भूमि पर जीवन संभव? क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण किसी भी जीवन को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन नाम की एक गैस बनी, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिसने ओजोन परत का निर्माण किया। वही ओजोन परत जो आज भी पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर के रूप में मौजूद है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफी मोटी हो गई थी। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। स्तनधारियों का जन्म। टिकटेलिक मछली, जिसने पहली बार पानी से बाहर आने का निर्णय लिया, और ये मछली आधार होने वाली थी स्तनधारियों की, या यूं कहे कि स्तनधारियों के विकास की। इसने अपने फिन्स को पैरों की तरह चलने में इस्तेमाल किया और फिर समय के साथ ही अस्तित्व में आए फ्लाई ड्रैगन और कई विशाल जीव बनने लगे।
इनकी विशालता का कारण ऑक्सीजन की मात्रा का ज्यादा होना था। इनकी हड्डियां और मांसपेशियां तेजी से बढ़ने लगी क्योंकि उस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक थी। तभी अचानक वातावरण में बदलाव आया। 250 मिलियन साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर निकलने लगा और वो इतना विशाल और भयानक था कि देखते देखते उसने सारा अस्तित्व ही खत्म कर दिया और वहां के 95% जीव मर गए। पेड़ पौधे नष्ट हो गए, सब कुछ जल गया। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी, तापमान बढ़ गया और पानी सूख गया। भूमि पर जीवन फिर से खत्म हो गया और बचे हुए 5% जीवन में जो भी जीवन बचा उसने कुछ भी खाना शुरू कर दिया और समय के साथ ये जीवन विकसित होता रहा और विकसित प्रजाति डायनासोर कहलाए। डायनासोर की कई प्रजातियां अब तक विकसित हो चुकी थी। अब केवल पूरी पृथ्वी पर इनका ही शासन होने वाला था।